चलिए भाई, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? वॉल्यूम और कैपेसिटीज कर लिया था। कितने लोग पढ़ के आए? बस यही निर्णय करेगा। हमने बोला था पढ़ के आना, जो पढ़ के आएगा वही निर्णय निर्धारित होगा। जिसने ये सोचा कि अरे सर ने तो बोला है, कौन सा क्या फर्क पड़ता है, पढ़ के आइए। कल नहीं आई थी, क्यों? अच्छा, तुम्हें फीवर था, ये भी ठीक है। और बाकी लोग पढ़ के आए? क्यों? हाँ, काम तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा बेटा। जिंदगी खत्म हो जाएगी, काम नहीं खत्म होगा। और किसी के होने ना होने से काम रुकता भी नहीं है। ऐसा है क्या? चलिए, तो हम लोग वॉल्यूम और कैपेसिटीज देख रहे थे, और उसमें कुछ हमने परिभाषाएं लिखी थी और उनके कुछ आयतन लिखे थे। क्या हो गया? ठंडा ज्यादा कर रहा है क्या? कल से कंबल लेकर आना है? बुलाओ तो विमलेश को बुलाओ, बुलाओ। महेश, इनका टेम्परेचर 25 करो, तीनों का 25। चलो, अगला टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और गैसों का स्थानांतरण। अच्छा, ग्राफ बच गया था क्या? ग्राफ नहीं बनाया था अभी? अरे, ऐसा कैसे हो गया? चलो आओ देखते हैं। तो थोड़ा सा हम पूछेंगे यार पहले, है ना? ऐसे नहीं काम चलेगा, है ना? हमने बोला था हम पूछेंगे, तो कॉपी बंद करिए। कॉपी बंद करिए। चलो भाई, हाँ खड़े हो जाओ। तो कर दिए तो आंसर बताओ। कॉपी बंद। जो पढ़ रही है ना वही नहीं पूछूंगा, सोच लेना। हाँ, IRV क्या होता है? सामान्य रूप से सांस अंदर और बाहर लेते हैं, वही होता है IRV। तो TV क्या होता है? TV क्या होता है? ज्वरीय आयतन। हाँ, सामान्य रूप से सांस लेने और छोड़ने पर जो हवा अंदर और बाहर आती जाती है उसे कहते हैं ज्वरीय आयतन या TV। कितना होता है? 500 ml। बैठो। IRV क्या होता है? सामान्य रूप से सांस अंदर लेने के बाद बलपूर्वक छोड़िए। वेरी गुड, शाबाश। सामान्य रूप से सांस अंदर लेने के बाद बलपूर्वक अंदर ली गई वायु, है ना?
सामान्य रूप से सांस लेने के बाद बलपूर्वक रूप से अंदर ली गई वायु, उसे कहते हैं IRV। कितना होता है? 2500 से 3000 ml। बैठो। VC क्या होता है? VC, उसमें कुछ भी सामान्य है ही नहीं। VC परिभाषा, सामान्य उसमें कुछ है ही नहीं। न सामान्य सांस लेना है, न सामान्य सांस छोड़ना है। बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक सांस लेने पर अंदर गई वायु। हाँ, आ गया। दूसरी परिभाषा बताओ इसकी। फिर सामान्य पे अटक गया, सामान्य है ही नहीं इसमें। हाँ, बलपूर्वक सांस लेने के बाद बलपूर्वक सांस छोड़ने पर बाहर निकली हुई वायु। कितना होता है बेटा VC? बताओ तुम। हाँ बताओ। तुम्ही ऑरेंज टी-शर्ट। हाँ हाँ, पढ़ के नहीं आए अपन। चलो बैठो। हाँ, VC कितना होता है? पढ़े लिखे लोग, दीवार में चिपका दूंगा, आंसर बताओ। तू बता बेटा। हाँ, VC बराबर परिभाषा, अरे वो फॉर्मूला क्या है? IRV, ERV और TV। बहुत अच्छे, इतना पढ़ के आए हो ना। अब एक ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ है स्पाइरोमीटर या रेस्पाइरोमीटर का ग्राफ। किसका ग्राफ है? स्पाइरोमीटर या रेस्पाइरोमीटर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है स्पाइरोमीटर या रेस्पाइरोमीटर का। अब कहानी को समझिएगा। जब हम सामान्य रूप से सांस लेंगे तो कौन अंदर जाएगा? जब सामान्य रूप से सांस लेंगे तो कौन अंदर जाएगा? टीवी, घुटना। कौन अंदर जाएगा? टीवी। तो ये देखो, सामान्य रूप से सांस अंदर लिया, कौन अंदर गया? टीवी। अब सामान्य रूप से सांस छोड़ेंगे तो कौन बाहर आएगा? टीवी। ठीक है, फिर हमने बलपूर्वक सांस अंदर लिया तो पहले कौन अंदर जाएगा? टीवी। फिर आई बात करूंगा। अब सामान्य रूप से सांस छोड़ेंगे तो पहले कौन निकलेगा? फिर कौन निकलेगा? फिर सामान्य रूप से सांस लेंगे, कौन अंदर गया? फिर बलपूर्वक सांस छोड़ेंगे, कौन बाहर आ गया? पहले कौन आएगा? टीवी, फिर ERV। अब बलपूर्वक सांस अंदर लेंगे, पहले कौन अंदर जाएगा? फिर और फिर बलपूर्वक सांस छोड़ेंगे तो पहले कौन बाहर आएगा? फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा? फिर सामान्य रूप से सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। देखो यहां पे ध्यान से, आ गया समझ में? इससे ज्यादा 3D डायग्राम नहीं हो सकता। मैं खुद चल रहा हूं भाई।
समझ में आई बात? अब प्रश्न मेरा क्या है, चलो भाई, अब आपको इस ग्राफ में बताना है कि कौन क्या है। ए बराबर, ए को देखो कैसे पता चलेगा। ए में दो चीजें हैं, टीवी और ईआरवी क्या होता है? आईसी। टीवी और ईआरवी, तो ए बराबर हो गया ईसी। ए बराबर हो गया ईसी। बी बराबर देखो, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, यानी बी बराबर वीसी। सी बराबर देखो, ईआरवी और आरवी बराबर एफआरसी। फॉर्मूला नहीं याद है तुम लोग? पीछे बताओ बेटा, अगला बता तू। कुछ नहीं, सब सुबह से मंजन लेके घिस रहे हैं। ई बराबर आईआरवी टीवी और ईआरवी वीसी। डी बराबर आईआरवी टीवी ईआरवी आरवी टीएलसी। एच बराबर वीसी। जी बराबर ईसी। एफ बराबर आईसी। बना लीजिए। आगे आ जाओ बेटा, उठो वहां से, आ गया। वो एसी के नीचे बैठे, वहां ठंड नहीं लग रही, यहाँ ठंड लगी।
बन गया ग्राफ? जल्दी करिए इसको। मिटा दें? चलो, अगली हेडिंग डालिए, गैसों का स्थानांतरण। गैसों का स्थानांतरण या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब थोड़ा सा सुनते हैं भाई। हमारी जो वायुमंडल में गैस है, या जो वायुमंडल की हवा है, वो गैसों का मिश्रण है। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं भाई? मुख्य रूप से नाइट्रोजन मिलता है कितना? लगभग 78%। ऑक्सीजन मिलता है कितना? लगभग 21%। CO2 मिलता है कितना? 0.03%। और जो बाकी मिलती हैं वो क्या है? इनर्ट गैसेस। बाकी क्या मिलती हैं? इनर्ट गैसेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हम हवा जो अंदर लेते हैं, यानी जो अंतः श्वसन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो जो हवा अंदर जाती है उसमें गैसों का मिश्रण क्या होता है? यही होता है, क्योंकि यही वो हवा है जो कहाँ है? वायुमंडल में। और अंतः श्वसन में यानी जो हवा अंदर जाएगी उसमें भी गैसों का मिश्रण यही होगा। ऐसा होगा क्या कि केवल ऑक्सीजन अंदर जाए? अपन ने कोई नाक में ऐसा फिल्टर लगा के रखा है क्या कि नाइट्रोजन को रोक दे, CO2 को रोक दे, केवल क्या अंदर जाए? ऑक्सीजन। ऐसा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर आता है, यानी ये सरासर गलत है, सब अंदर जाता है भाई। तो ये जो वायुमंडल की गैस है, यही क्या होगी? हमारी इंस्पायर्ड एयर। क्या होगी? इंस्पायर्ड एयर।
इंस्पायर्ड एयर, यानी यही वो हवा है जो कहां जा रही है, अंदर। जब हम सांस छोड़ते हैं बच्चों तो हवा बाहर आती है और उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायर्ड एयर। जब सांस छोड़ेंगे तो हवा बाहर आती है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपायर्ड एयर। ध्यान से सुनना, इसमें भी क्या उपस्थित होता है, नाइट्रोजन। गया था कितना, 78%। आएगा कितना, कितना आएगा, कितना आएगा, उतना ही आएगा। जितना अंदर गया है उतना ही बाहर आएगा। कैसे पता चला, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, सामान्य ताप और सामान्य दाब पर नाइट्रोजन अक्रियाशील होता है कि नहीं। तो यानी यहां तो हम वायुमंडल गैस की बात कर रहे हैं, और वायुमंडल गैस में वायुमंडलीय दाब होगा, जो सामान्य दाब भी मिलेगा और सामान्य ताप भी मिलेगा। तो नाइट्रोजन कोई रिएक्ट नहीं करेगा, जैसा नाइट्रोजन अंदर जाएगा वैसा ही नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो शरीर उसको क्या कर लेगा, अंदर ले लेगा। कितना, पूरा ले लेगा, है ना। हाँ, भांग खा के बैठे हो, पूरा ले लोगे, तुम्हारे घर का ऑक्सीजन है। अंदर जाता है कितना, 21%। निकलता कितना है, 15.6%। आई बात समझ में। फिर आता है CO2, अंदर गया कितना, 0.03%। निकलेगा कितना, 0.0, कितना निकलेगा, 4%। और बाकी क्या है, ये भी क्रियाशील नहीं होंगी। तो हम जो कहते हैं ना कि जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर आता है, ये बात सरासर गलत है। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन CO2 दोनों अंदर जाता है, जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन CO2 दोनों बाहर आता है, लेकिन दोनों के प्रतिशत में अंतर होता है। दोनों को क्या होता है, प्रतिशत में अंतर। अगर मैं अंतर आपसे तुलना करूं, 2 मिनट के लिए यहां ध्यान देंगे। अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीजन जितना गया है और कितना बाहर आया है, लगभग 21% गया है और 15.6% बाहर आया, यानी जितना ऑक्सीजन था उसका 75% तो बाहर आ गया, केवल 25% ही अंदर गया। ये बात समझ में आ रही है। जितना ऑक्सीजन था उसका 25% ही अंदर गया, बाकी 75% बाहर आ गया। CO2 कितना बाहर आया है, लगभग 130 गुना ज्यादा। कितना बाहर आया है, लगभग 130 गुना। ये 0.03 है और ये 4% है। जब इसका प्रतिशत निकालोगे तो लगभग 13,000% आएगा। कितना आएगा, 13,000%। तो हम उसको गुना में करें तो लगभग 130 गुना ज्यादा। तो बाहर आने में CO2 की मात्रा पहले की तुलना में 130 गुना बढ़ जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि CO2 बाहर आता है। आई बात समझ में, क्योंकि तुलनात्मक दृष्टिकोण यहां पर मायने रखता है। गया कितना है, 0.03%। आया कितना है, 4%। ये इससे कितना ज्यादा है, 130 गुना ज्यादा है। आई बात समझ में, लिखो। तो मुख्यतः जो स्थानांतरण हो रहा है वो 2 ही गैसों का हो रहा है। किसका किसका, O2 और CO2। कैसे हो रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे।
हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें गैस होती है? नहीं, हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है लगभग 97%। 3% उसमें भी हीलियम या कोई दूसरी इनर्ट गैस होती है, 3%। ठीक है, एकदम प्योर ऑक्सीजन भर देंगे तो प्योर ऑक्सीजन जहरीली होती है। प्योर ऑक्सीजन 100% दे देंगे किसी को तो मर जाएगा। ठीक है, तो उसमें 2 से 3% क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। लिखो, सामान्य ताप एवं सामान्य दाब पर, सामान्य ताप एवं सामान्य दाब पर नाइट्रोजन अक्रियाशील होता है, अक्रियाशील होता है। इसलिए अक्रियाशील होता है, इसलिए शरीर में ऊतकों से ये, इसलिए शरीर में ऊतकों से ये अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए शरीर में ऊतकों से ये अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए शरीर में ऊतकों से ये अभिक्रिया नहीं करता है। आगे बात समझ में? क्या है ये, इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर। लिखो कि शरीर में अंदर जाने की तुलना में, शरीर में अंदर जाने की तुलना में ऑक्सीजन, शरीर में अंदर जाने की तुलना में ऑक्सीजन 75% ही बाहर आता है। शरीर में अंदर जाने की तुलना में ऑक्सीजन 75% ही बाहर आता है। अगला पॉइंट, अंदर जाने की तुलना में CO2, अंदर जाने की तुलना में CO2 लगभग 130 गुना अधिक मात्रा में, अंदर जाने की तुलना में CO2 लगभग 130 गुना अधिक मात्रा में, 130 गुना अधिक मात्रा में बाहर आता है। 130 गुना अधिक मात्रा में बाहर आता है। अगर हम मुख्य रूप से गैसों की बात करें, किसकी बात करें, गैसों की, मुख्य रूप से यदि हम गैसों की बात करें तो ऑक्सीजन और CO2 यही 2 गैस हैं जिनका क्या होता है, संवातन यानी आदान प्रदान होता है। तो इन्हीं गैसों के स्थानांतरण का हमें बात करना है। तो लिखो कि मुख्य स्थानांतरण O2 तथा CO2 का होता है, मुख्य स्थानांतरण O2 तथा CO2 का होता है जो निम्न प्रकार से, O2 तथा CO2 का होता है जो निम्न प्रकार से, O2 तथा CO2 का होता है जो निम्न प्रकार से है। अब बात करते हैं सबसे पहले किसके स्थानांतरण की, ऑक्सीजन का स्थानांतरण, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। आप याद करो, हमने कूपिका की संरचना बनाई थी, ऐसी बनाई थी कूपिका की संरचना, घड़े जैसी, और उसके बाहर हमने केशिका बनाई थी, इसमें रक्त प्रवाहित हो रहा था, याद आ रहा है? ऑक्सीजन अंदर आता है और CO2 बाहर जाता है। यही हमने बात की थी, याद है कि नहीं? और ये क्रिया किसकी वजह से होती है, सरल विसरण। ये क्रिया किसकी वजह से होती है, सरल विसरण, सिंपल डिफ्यूजन। क्या इसमें ऊर्जा खर्च होती है? नहीं। तो अब हम इसकी बात करें कि भाई यहां तो विसरण हो गया, अब ऑक्सीजन कहां पहुंच गया है, रक्त में। ऑक्सीजन कहां पहुंच गया है, रक्त में। तो अगर ऑक्सीजन के स्थानांतरण की बात करें तो इसका स्थानांतरण कौन करता है, ब्लड। अब ब्लड में 2 चीजें हैं जो इसका स्थानांतरण करती हैं, एक है प्लाज्मा और एक है RBC।
आरसीबी मत लिख देना, आरबीसी। प्लाज्मा कितना करता है, प्लाज्मा कितना स्थानांतरण करता है, 3%। और आरसीबी कितना करता है, 97। आरसीबी करेगा, आरबीसी कितना करता है, 97%। आरबीसी कितना करेगा, लेकिन ये आरबीसी कैसे करेगा ये महत्वपूर्ण है। आरबीसी के अंदर एक श्वसन वर्णक पाया जाता है बच्चों, क्या पाया जाता है, श्वसन वर्णक, जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। क्या नाम है, अपन इंग्लिश में लिखेंगे हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, लेकिन हाँ हीमोग्लोबिन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, हेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो मन करे बोल लो, है ना। हेमोग्लोबिन होता है श्वसन वर्णक, ये किस रंग का होता है, इसी की वजह से आरबीसी का रंग भी, और इसी की वजह से रक्त का रंग भी, इसकी वजह से हेमोग्लोबिन। इसकी सामान्य मात्रा, इसकी सामान्य मात्रा, हेमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा यदि पूछे तो कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो। अरे शाबाश, इतने लोग हाथ ऊपर किए, हाँ बेटा बता। 12 से 16, उसके आगे का पता नहीं, उसके आगे का है ग्राम प्रतिशत। 12 से 16 ग्राम प्रतिशत। ग्राम प्रतिशत का मतलब क्या है समझो, इसकी दो हो सकती हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। 100 ml रक्त में हेमोग्लोबिन की मात्रा होगी 12 से 16 ग्राम। 100 ml रक्त यानी डेसीलीटर, तो ग्राम प्रति 100 ml रक्त, इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, ग्राम प्रतिशत। याद रहेगा। तो ये इसकी सामान्य मात्रा है। हम एक औसत मान लेते हैं बेटा अपनी सुविधा के लिए, हम मान लेते हैं 15 ग्राम प्रतिशत औसत। 12 से 16 में अगर हम 15 मान ले तो किसी को कोई तकलीफ है क्या? जिसको तकलीफ हो आईआईटी में जाके बैठ जाओ, हम बायो वाले हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। बोले सर 12 से 16 का औसत 15 कैसे आया? बोले ऐसा ही होता है, हमने मान लिया कि 15 औसत है। अब यही जो हेमोग्लोबिन है यही किसको ले जाता है, किसका वहन करता है? ऑक्सीजन। कैसे वहन करता है समझने की कोशिश करेंगे। इधर लिख दूं क्या, चलेगा? दौड़ेगा, है ना। ध्यान से सुनो, पहले हम ऑक्सीजन के बात करेंगे, फिर हम हेमोग्लोबिन की बात करेंगे, ठीक है। हमने बोला कि औसत कितना है, 15 ग्राम प्रतिशत। तो 15 ग्राम कितने रक्त में है बेटा? 100 ml रक्त में। याद रखना, ग्राम प्रतिशत का मतलब 100 ml रक्त। ग्राम डीएल का मतलब 100 ml रक्त, ग्राम प्रतिशत का मतलब भी 100 ml रक्त। अगर हमने बोला कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन का संवहन करता है, अगर मैं ये बोलूं तो आपको मानना पड़ेगा, तो मान लीजिए, है ना। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन 1.3 ml ऑक्सीजन का संवहन करता है, ठीक है। औसत कितना है बेटा? तो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ले जाएगा? 1.3 इंटू 15 ले जाएगा। ऑक्सीजन बराबर आ जाएगा कितना? 20 ml ऑक्सीजन, यही जाएगा ना। और 15 ml हेमोग्लोबिन कितने रक्त में होगा? कितने ब्लड में होगा? 100 ml। और यही होती है
ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा जो 100 ml रक्त द्वारा स्थानांतरित होती है। तो इसी को बोलेंगे क्या, 20 ml पर डेसी लीटर। ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा, किसकी मात्रा है, ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा। 100 ml रक्त कितना ऑक्सीजन ले जाएगा, 20 ml। हमारे शरीर में रक्त कितना है, हमारे शरीर में रक्त कितना है, लगभग 5 लीटर। अगर मैं आपसे पूछूं 5 लीटर रक्त कितना ऑक्सीजन ले जाएगा, बताइए। बस यही पता चल गया कि आप सब बायो वाले हैं। यही अपने को पता चल गया कि हम सब क्या हैं, बायो वाले। 1000 क्या ml, 1000 ml मतलब जानते हो कितना लीटर होता है, 1000 ml बराबर कितने लीटर, 1 लीटर। सही बात। तो 5 लीटर ब्लड जो है वो 1 लीटर ऑक्सीजन का संवहन करेगा। नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा तुम लोग जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे हो। पहले ये लिखना है ऐसे, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ये तो बना हुआ है। लिख लिया, आगे बढ़ें।
चलो भाई आइए इधर देखते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हेमोग्लोबिन की। हेमोग्लोबिन जो है ये क्या है? श्वसन वर्णक। इसकी जो संरचना है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है हेम भाग और दूसरा होता है ग्लोब्युलिन प्रोटीन। हेम पार्ट जो होता है, हेम और ग्लोबुलिन, इसीलिए बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हेम पार्ट में क्या क्या मिलता है बेटा? 4 पाइरॉल रिंग। इसकी संरचना में क्या मिलती हैं? 4 पाइरॉल रिंग। बस नाम लिखना है। पाइरॉल क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ोगे। केमिस्ट्री का एक रसायन है पाइरॉल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो क्लोरोफिल में पाया जा रहा था। क्लोरोफिल की भी संरचना में पाया जाता है। 4 पाइरॉल रिंग और लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। किस रूप में? फेरस के रूप में। फेरस यानी Fe++। ये इसका कोर एलिमेंट होता है, यानी बीच में ये पाया जाता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हेम पार्ट। तो हेम पार्ट में दो चीजें कौन कौन सी? 4 पाइरॉल रिंग और आयरन। आयरन यानी लोहा, किस रूप में? फेरस के रूप में। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है ये भ्रूण अवस्था में, कौन सी अवस्था में? भ्रूण अवस्था में। याद रखना, भ्रूण अवस्था में अलग होता है और वयस्क अवस्था में अलग होता है। भ्रूण अवस्था में अगर हम बात करें तो 2 अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं और 2 गामा श्रृंखलाएं होती हैं, और वयस्क अवस्था में 2 अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं और 2 बीटा श्रृंखलाएं। समझना, भ्रूण अवस्था में हेमोग्लोबिन में क्या होता है? 2 अल्फा श्रृंखला किसकी? ग्लोबुलिन प्रोटीन की, और 2 गामा श्रृंखला किसकी? ग्लोबुलिन प्रोटीन की। तो कितनी श्रृंखलाएं? कितनी श्रृंखलाएं होती हैं? 4। भ्रूण में कितनी? 2 अल्फा और 2 गामा। वयस्क में कितनी? 2 अल्फा और 2 बीटा। गामा की ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता बीटा से ज्यादा होती है, इसीलिए भ्रूणीय हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन संवहन क्षमता वयस्क हेमोग्लोबिन से ज्यादा। ये बात याद रखनी। आई बात समझ में? नहीं आई? फिर से बताऊं? हाँ, गामा जो श्रृंखला है प्रोटीन की, ग्लोबुलिन प्रोटीन की, ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता इसकी अधिक होती है, इसीलिए भ्रूणीय हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन ज्यादा करता है और इससे कम करता है कौन? वयस्क का हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब इतना ही नहीं, आगे सुनिए। अगर हम आणविक स्तर पे बात करें, किसकी बात करें? तो हेमोग्लोबिन का एक अणु, उसका आणविक भार लगभग 70,000 AMU होता है। कितना होता है? हेमोग्लोबिन के एक अणु का आणविक भार लगभग 70,000 AMU होता है। अच्छा, हेमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का स्थानांतरण करता है। माने हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल का स्थानांतरण करता है। तो एक हेमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का जो स्थानांतरण रक्त में होता है वो किस रूप में होता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में। किस रूप में?
एक बात, एक आरबीसी में लगभग 250 मिलियन हेमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं। एक आरबीसी में लगभग 250 मिलियन हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं एक आरबीसी में। 250 मिलियन मतलब 25 करोड़। कितने करोड़? 25 करोड़। तो अगर मैं पूछूं कि एक आरबीसी कितना ऑक्सीजन के अणुओं का स्थानांतरण करेगा, लगभग 1000 मिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्थानांतरण करता है। 1000 मिलियन यानी लगभग 100 करोड़ या 1 बिलियन। एक आरबीसी लगभग 100 करोड़ ऑक्सीजन के अणुओं का स्थानांतरण करती है। लिख लो। अच्छा, इसमें ये वाला पॉइंट थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर का है भाई, ये वाला ना, बाकी सब एनसीईआरटी का, ये वाला बस एनसीईआरटी के बाहर का है, मैं बता दे रहा हूं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ऑक्सीजन के स्थानांतरण की। 100 ml रक्त कितना ऑक्सीजन ले जा रहा है बेटा? 20 ml। उसका केवल 1/4 ऑक्सीजन ही वो ऊतकों को देता है। किसको देता है? 1/4 यानी 25%। तो 20 ml का 25% कितना हो गया? 5 ml। और 15 ml
रक्त में ही रहता है, वो वापस घूमता रहता है। रक्त में जितना ऑक्सीजन है पूरा ऊतकों को नहीं देगा, केवल कितना देगा? 25%, या अगर 20 ml से तुलना कर रहे हैं तो 5 ml। ये बात लिख लो कि रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन, रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन का केवल 25% भाग ही, रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन का केवल 25% भाग ही ऊतकों को देता है। 25% भाग ही ऊतकों को देता है। उदाहरण, 20 ml में से, उदाहरण 20 ml ऑक्सीजन में से, 20 ml ऑक्सीजन में से केवल 5 ml, केवल 5 ml ऑक्सीजन ही ऊतकों को देता है। और ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं एक सवाल। एक लीटर, ये क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है, 1 लीटर रक्त में, 1 लीटर रक्त में ऊतकों को देने के बाद कितना ऑक्सीजन शेष रहता है? 1 लीटर रक्त में ऊतकों को देने के बाद कितना ऑक्सीजन शेष रहता है? कितना ऑक्सीजन शेष रहता है? बताइए भाई, आया कुछ आंसर? माइक नहीं काम कर रहा है आज। हाँ चलिए बताइए। हाँ भाई, क्या आंसर आया? कितने लोगों का आंसर आया? 50 ml। हाथ उठाओ, 50 ml, एकदम हाथ उठाओ। किसका आया था? ओ, हाथ उठाया था? नहीं। चलो, कितने लोगों का आंसर आया? 200 ml। हाँ, 750। चलो, कितने लोगों का आंसर आया? 750, 750। हाँ, 200 आया। अरे शाबाश। कितने लोग 200 के लिए सहमत है भाई? हाथ ऊपर करो। कितने लोग 50 ml के लिए सहमत है? हाथ ऊपर करो। तुम ही रह गए थे। चलो भाई, 150 ml कितने लोग सहमत हैं? हाथ ऊपर करो। 750 वाले, सही कौन सा है? 750 सही है? नहीं है। क्या सही है? 200 ml। क्या सही है? 200 ml सही। क्या सही है? 150 ml। भाई देखो, 100 ml कितना ले जा रहा है? 20 ml। तो अगर 100 ml 20 ml ले जा रहा है तो जितना ब्लड है उसका 1/5 ले जा रहा है ना, और उसका 25% दे रहा है, तो 20 ml का 25% हो गया 5 ml। 1 लीटर रक्त अपना 20% ले जाएगा, तो यानी 200 ml ले जाएगा, और उसका 25% दे देगा, यानी 50 ml दे देगा, तो शेष कितना बचेगा? 150 ml। लिटिल स्लो इन मैथमेटिक्स। एक बार और एक्सप्लेन कर दें। 1 लीटर दूध में, सुनो ध्यान से, ऐसे समझो, 100 ml दूध में 20 ml पानी मिलाते हैं और उबालते हैं तो 5 ml चाय बनती। इससे अच्छा उदाहरण हो सकता है क्या? 20 ml दूध, 100 ml दूध में 20 ml पानी मिलाते हैं तो 5 ml चाय बनती है। तो पूछा जा रहा है कि अगर हम 1 लीटर दूध में इसी अनुपात में कितना पानी मिलाएंगे तो कितनी चाय बनेगी? नहीं समझ में आया? देखो यहां पे 100 ml रक्त
कितना, इसका 1/5 20 ml ऑक्सीजन ले जा रहा है और उसका 25% दे रहा है, यानी 5 ml दे रहा है। ये इसका 20% और ये इसका 25%। तो 1000 ml अपना 20% ले जाएगा, कितना 200 ml, और वो अपना 25% देगा, कितना 50 ml। तो शेष कितना बचेगा, यही तो पूछ रहा हूं, कितना बचा। सुधार एक धीमी गति से होने वाली जटिल प्रक्रिया है भाई। ठीक है, तो ये था ऑक्सीजन का स्थानांतरण। अगला हेडिंग डालो, CO2 का स्थानांतरण। CO2 का स्थानांतरण। तो CO2 का स्थानांतरण भी कैसे होता है, रक्त से। और रक्त में कौन करता है, प्लाज्मा, कितना करता है, 7%। और आरबीसी में जो स्थानांतरण होता है वो दो तरीके से होता है। हेमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़कर बनाता है कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। और इस रूप में जो स्थानांतरण होता है वो 23% होता है। एनसीईआरटी में लिखा है 20 से 25%। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 20 से 25%। हम बोल रहे हैं कितना। और बाकी बचा हुआ जो CO2 है वो बदल जाता है किसमें, बाइकार्बोनेट में। और बाइकार्बोनेट में 70%, यानी बाइकार्बोनेट के रूप में 70% CO2 का स्थानांतरण होता है। कितने प्रतिशत। और ये दोनों मुख्यतः कहां होते हैं, तो आरबीसी में कुल स्थानांतरण का कितना प्रतिशत, 93% आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्या आया हुआ है, ये भी पूछा जा चुका 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 है। पिछले 10 साल में ये चारों वैल्यूज पूछी जा चुकी है। आई बात समझ में। तो CO2 का स्थानांतरण रक्त में प्लाज्मा से कितना, 7%, आरबीसी से कितना, 93%। लेकिन आरबीसी में दो तरीके से, हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बनाता है, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। कितना प्रतिशत, 20 से 25%। औसत हम क्या बोल रहे हैं, बाइकार्बोनेट CO2 बदलता है किसमें, बाइकार्बोनेट में। और वहां से कितना प्रतिशत होता है, 70%। तो दोनों मिलाकर आरबीसी में कितना, 93%। और कुल मिलाकर ब्लड में कितना, 100%। लिख लीजिए। तो अगर CO2 जुड़ेगा हेमोग्लोबिन से तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। अभी कुछ लोग कार्बोक्सी बोल रहे थे यहां, किसके कंठ फूटे थे, याद रख लो, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन।
ठीक है। अब जो विशेष रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो CO2 का बाइकार्बोनेट में परिवर्तन हो रहा है, ये एक बहुत विशेष क्रिया है जिसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म या हैमबर्गर फिनोमिना, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।